वंदे भारत मुहिम के जरिए बैरूनी ममालिक में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू। अबुधाबी और दुबई से भारतीयों को लेकर केरल पहुंची 2 परवाजें। ऑपरेशन समुंदर सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को ला रहा है आईएनएस जलाशु। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने की डीडी न्यूज से खास बातचीत। कहा कि वंदे भारत मुहिम में तकरीबन 1,90,000 लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन। हालात ठीक होने पर मुल्क में मरहलेवार शुरू होंगी हवाई खिदमत। महाराष्ट्र के नांदेड़ डिवीजन में हादसा। जालना और औरंगाबाद के दरमियान एक माल बरदार ट्रेन की जद में आ जाने से 14 माइग्रेंट मजदूरों की मौत। जाए हादसे पर पहुंची सीआरपीएफ और मकामी पुलिस। विशाखापट्टनम पुलिस ने लापरवाही बरतने पर एलजी पॉलिमर्स फैक्ट्री के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। स्टाइरीन गैस खराज के सबब 11 लोगों की मौत। वजीर आजम मोदी ने लिया हालात का जायजा। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिए जांच के अहकामात। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूपी, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में कोविड-19 के बंदोबस्त की तैयारियों और कंट्रोल के तरीक़ेकार का लिया जायजा। कहा कि तिब्बी एहलकारों को इन्फेक्शन के खतरे से बचाने के लिए जरूरी हिकमत अमली अपनाने की है जरूरत। भारत में कोविड-19 इन्फेक्शन से इलाज के बाद अब तक कुल 16,539 लोग सेहतयाब। एक्टिव मामलों की तादाद हुई 37,916। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब 1,886 लोगों की मौत। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 38 लाख से तजावुज। वबा की जद में आने वाले 2,68,000 से जायद लोगों की मौत। अमेरिका, ब्रितानिया, इटली, स्पेन और फ्रांस में सबसे ज्यादा अमवात। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। जहां महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक अफसोसनाक खबर है। यहां एक माल बरदार ट्रेन की जद में आ जाने से कम 14 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास पेश आया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब माइग्रेंट मजदूर रेलवे ट्रैक पर सवार थे। और इसी पर मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे शशीर सेलार से। शशीर, क्या वाकया, क्या हादसा हुआ है? ये मजदूर कहाँ के थे, कौन सी रियासत के थे और ये रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहे थे? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त अभी मिल पा रही है हमें, ये हादसा जो है, ये मजदूर महाराष्ट्र की जालना जिले में एक स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पे ये काम करते थे। और चूंकि लॉकडाउन के कारण वो अपना घर जाना चाहते थे, चूंकि ट्रेन की सुविधा नहीं थी। लेकिन औरंगाबाद, जो कि वहां से एक दूसरा नजदीकी स्टेशन है, वहां से ट्रेन की सुविधा थी। तो ये सभी मजदूर जो है जालना से औरंगाबाद की ओर निकले थे जब ये हादसा हुआ। हालांकि मजदूर रेलवे ट्रैक से जो है गुजर रहे थे और काफी थकने के कारण जो है कुछ उसमें से कुछ जो मजदूर है वो जो है रेलवे ट्रैक पर ही जो है रात को सो गए। हालांकि सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से एक ट्रेन गुजर रही थी, जो एक एम्प्टी वैगन थी, मालगाड़ी थी, वो इस रूट से गुजर रही थी। हालांकि इस बारे में ना ही जानकारी उस रेलवे को थी और ना ही मजदूरों को थी। हालांकि कुछ मजदूर यहाँ पे जो आराम कर रहे थे वो उस रेलगाड़ी के चपेट में आ गए हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो 14 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि कुछ मजदूर इसमें घायल भी हुए, जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि इन सभी मजदूरों को जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है औरंगाबाद का, वहां पर उनको जो है इस वक्त एडमिट किया गया है। लेकिन ये मजदूर कौन से गांव के हैं, इनका पता क्या है, ये सभी जानकारी इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन इस वक्त लगा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे बचे थे, हालांकि कुछ लोग रेलवे ट्रैक के बगल में बैठे थे जब ये हादसा हुआ था, वो लोग अगर देखा जाए इसी ग्रुप का हिस्सा थे। तो उनसे भी इस वक्त अभी जानकारी लेने की कोशिश इस वक्त प्रशासन कर रही है कि हालांकि मजदूर कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कौन से गांव जा रहे थे, ये सभी इंफॉर्मेशन इस वक्त निकलकर सामने आएगी थोड़ी देर में। लेकिन अभी अगर देखा जाए तकरीबन 14 मजदूर जो है उसमें मारे गए हैं और कुछ मजदूर घायल भी है।
और जो घायल है उनको जल्द से जल्द जो है सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया और उनको इस वक्त जो है पूरी तरह से ट्रीटमेंट शुरू है। जी शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि तकरीबन कितने मजदूर हैं जो अस्पताल में घायल हैं? हालांकि आंकड़ा अब तक साबित मिल नहीं पाया हमें। तकरीबन 14 लोगों की जो है मौत इसमें हो चुकी है और जैसे मैं कहा कि कुछ मजदूर इसमें और घायल हो सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 मजदूर और हो सकते हैं घायल, लेकिन पूरा आंकड़ा अब तक हमें इस वक्त नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जो लोग इस वक्त घायल है उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि हालांकि जो लोग इस वक्त जो मृत है उनके जो डिटेल्स है वो भी उनसे लिए जाएंगे, साथ ही साथ उनका गंतव्य स्थान क्या था, वो कहाँ जा रहे थे, इस बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जी शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। जी शिशिर, वजीर आजम का भी इस पर ट्वीट आया है, उन्होंने भी ताज़ियत का इजहार किया है इसी पर ही। और आपको बता दें कि सदर जमहूरिया ने भी इस ट्वीट करके इस हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया है। मज़ीद खबरों की जानिब पे रुख कर लेते हैं, जहां कोविड-19 के मौजूदा बहरान के दौरान भारत सरकार की जानिब से बैरून मुमालिक फंसे भारतीयों को निकालने की मुहिम शुरू की गई है, जिसे वंदे भारत का नाम दिया गया है। इसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात से भारतीयों को लेकर 2 परवाजें केरल पहुंच चुकी हैं। अबू धाबी से रवाना हुई परवाज कोची पहुंची, जबकि दुबई से रवाना हुई फ्लाइट कोझिकोड पहुंची है। इन परवाजों से आए सभी लोगों को करंतना में रखा जाएगा। जिन मुसाफिरों से कोविड की अलामत नजर नहीं आएंगी उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। भारत ने कोरोना वायरस की वबा के सबब बैनुल-अक़वामी सफर पर नाफिज पाबंदी के दरमियान बैरून मुमालिक में फंसे अपने शहरियों को वापस लाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। और शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने डीडी न्यूज के खुसूसी बातचीत में कहा है कि वंदे भारत मुहिम के तहत तकरीबन 1,90,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। We have conceptualized and designed this scheme, which you called a mega evacuation plan. I heard the term used, it's a Herculean effort, but I think if you look at the numbers, it is quite easily the most ambitious and comprehensive scheme and framework and process to bring back Indian citizens who are in distress or stranded in different parts of the world. The original working number that we based this scheme on was something like 190,000 people. Okay. When we started, when we did the outreach, and when people started contacting us, it became evident that this figure of 190,000 may be in fact a conservative figure. और उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए मुल्क में भी मरहलेवार तरीके से परवाजें शुरू की जा सकती हैं। Civil aviation is only a small segment of this decision which remains to be taken. The decision has to be on full resumption of economic activity. Clearly, when the time comes to take the decision, you will have to take the decision also in respect to surface transportation, railways, metro system, and civil aviation. Now, you cannot conduct air operations between 2 red zones. Clearly, the air operations will have to be thought through, and initially they will have to be confined to those areas which are not affected or are in the green zone. But you'll have to be very careful because you know the color of these zones can also change. I mean, you can have a zone green today with incoming passengers, it can go around. So we'll have to play this very carefully. और ऑपरेशन समुंदर सेतु के तहत आज आईएनएस जलाशु मालदीव से भारतीयों को ला रहा है। आईएनएस जलाशु कई सहूलियात से लैस है, जिसमें काफी इलेक्ट्रिकल पावर, बड़ी मिकदार में ताज़ा पानी और तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। विशाखापट्टनम पुलिस ने कल हुए गैस रिसाव मामले में एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हादसे में कल कम से कम 11 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों अफराद बीमार हो गए थे। स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को दिए गए एक हलफनामे में कंपनी ने ये एतराफ भी किया है कि 10 मई 2019 से कंपनी के पास जायज माहौलियाती मंजूरी नहीं थी। आर वेंकटापुरम गांव में वाक़े कसीर मुल्की एलजी पॉलीमर्स प्लांट से जुमेरात के रोज तकरीबन 2:30 बजे रात में जहरीली
स्टायरीन गैस का इखराज हुआ था। हुक्काम के मुताबिक इस गैस के इखराज का असर कई किलोमीटर दूर तक हुआ। इस गैस के राब्ते में आने वाले लोगों ने सांस लेने में दुश्वारी और दीगर तरह की शिकायतें की। मुतासरा लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कुछ जहरीली गैस से जहां कुछ लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोगों की हालत नाजुक है। कौमी आफात बंदोबस्त दस्ते ने गांव से तकरीबन 2 से 50 कुनबों को बाहर निकाला है। इस प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। एनडीआरएफ ने कहा है कि सूरत हाल अब काबू में है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल का जायजा लिया और वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने सूरत हाल के जायजे के लिए कौमी आफात बंदोबस्त अथॉरिटी NDMA की एक मीटिंग की भी सदारत की है। काबीना सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी, NDMA, NDRF, एम्स के डायरेक्टर और तिब्बी माहिरीन के साथ एक जायजा मीटिंग में वजीर आजम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने हिदायत दी कि जाय हादसे पर माहिरीन की एक टीम रवाना की। कीमियावी, हयातियाती, रेडियाई और न्यूक्लियाई हादसात के माहिरीन की एक टीम मुतासरा इलाके में तैनात की गई है। इसके अलावा पुणे से CBRN की एक टीम भी रवाना की गई है। और आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मामले की जांच पड़ताल की हिदायत दी है और कहा है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आला जगन मोहन ने हादसे में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम के करीब हुए गैस रिसाव के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे यकीन है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द सूरत हाल को काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। विशाखापट्टनम के करीब एक प्लांट में गैस के रिसाव की खबर से रंजीदा हूं, जिसने कई लोगों की जान ले ली। मुतासरा कुनबों के साथ मेरी हमदर्दी। मैं जख्मियों की सेहतयाबी और सभी के तहफ्फुज के लिए दुआ गो हूं। और वजीर दाखिला अमित शाह ने विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव के मामले पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि विशाखापट्टनम का वाकया दिल दहला देने वाला है। मैंने NDMA के मुताल्लिका अफसरों से बात की है। हम इस वाक़े पर करीबी निगाह रखे हुए हैं। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की सेहतयाबी की दुआ करता हूं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि विशाखापट्टनम से दर्दनाक खबर है। इस अफसोसनाक वाक़या और जानो माल के नुकसान से मैं बहुत गमज़दा हूँ। मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा कुनबों के साथ हैं। मैं विशाखापट्टनम में सभी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और भले के लिए दुआ गो हूँ। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद 37,916 पर पहुंच गई है। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,886 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब तक 16,539 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलात की तादाद 56,342 है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना के इन्फेक्शन को काबू में रखा जाए। लिहाजा लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन से मुतालिक हिदायत पर अमल करें। और कोरोना वायरस की वबा के सबब बैरून मुमालिक फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापसी हो रही है। इसी सिलसिले में मरकजी वजारत सेहत ने चंद रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिनके मुताबिक रियासतों को ये यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि भारत आने वाले लोगों को करंतना और अलग थलग रखने की सहूलत अलग से हासिल हो। इसके अलावा बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिर काबिल अदायगी करंतना मराकज में रहेंगे, यानी कि मुसाफिरों को करंतना में रहने के लिए मुकर्ररा फीस देनी होगी। इन मराकज को ज़ाब्तों के तहत ही काम करना होगा। कोरोना वायरस के मुश्तबा लोगों को अलग रखने की जगह भी बनानी होगी। वजारत सेहत ने करंतना और आइसोलेशन सहूलियात दस्तयाब कराने वालों के लिए भी कुछ हिदायत जारी की हैं, जिसके मुताबिक उन्हें ये देखना होगा कि मरकज में 24 घंटे डॉक्टर और नर्स की सहूलत हो। डॉक्टर को करंतना और आइसोलेशन में रह रहे लोगों की मुसलसल जांच करनी होगी। डॉक्टर को लोगों की सेहत से मुतालिक जानकारी जिला निगरानी अफसर को देनी होगी। सेंटर में रह रहे लोगों के नमूनों की जांच ICMR के जरिए मंजूर शुदा लैब में ही होगी। क्वारंटीन और आइसोलेशन में रह रहे लोगों से किसी को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेंटर में वाईफाई की सहूलत दी जाएगी और सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा।
वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में कोविड-19 के बंदोबस्त की तैयारियों का और इस पर काबू पाने की तदाबीर का जायजा लेते हुए कहा कि दीगर रियासतों से नकल मकाली करके आने वाले मजदूरों के लिए करंतना के माकूल इंतजाम के साथ SARI, ILI मामलात की सैंपलिंग और टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क में कोविड-19 की वबा का मुकाबला करने के लिए सभी लोगों के तनदही की सताइश की। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में भारत बहुत बेहतर हालत में है क्योंकि यहाँ शरह अमवात 3.3% है और सेहतयाब होने की शरह 28.83% है। उन्होंने ये भी कहा कि ICU में 4.8% मरीज, वेंटिलेटर्स पर 1.1% मरीज और ऑक्सीजन की जरूरत वाले एक्टिव मामला 3.3% हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में टेस्ट की सलाहियत बढ़ी है और यौमिया 95,000 जांच की जा रही हैं। 180 ऐसे अजला हैं जहां से गुज़िश्ता 7 दिनों से कम वक्त में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 13 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों यानी कि जज़ायर, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उड़ीसा ने गुज़िश्ता 24 घंटों में किसी नए मामले की जानकारी नहीं दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप में अब तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर मुल्क के लोग समाजी दूरी और लॉकडाउन पर सही तरीके से अमल करते हैं तो मुल्क में कोविड-19 का पीक नहीं आएगा और हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स ने मॉडलिंग डेटा किया है। वेरिएंट की अभी केसेस अगर बढ़ते रहे तो हो सकता है कि हम मई के एंड में जून, जुलाई या अगस्त तक कभी भी केसेस और बढ़ के पीक हो सकता है। ये भी बात हो सकती है कि अगर हम एग्रेसिवली काम करें, सब लोग मिलके हॉटस्पॉट्स को फोकस करें, सिटीजन और लोग जो हैं वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो केसेस आस्ता आस्ता खुद कम होने लगे और हमारी पीक इतनी हो ही ना, और या तो हमारी पीक जो है वो कम होना अपने आप ही शुरू हो जाए और एक हमारा पीक जो हम कहते हैं वो ज़्यादातर ना हो। इसके लिए सब लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ खबरनामे में वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हम जल्द हाजिर होते हैं। घर पर रहकर दूरी बनाई है पर मजबूरी नहीं। ऑफिस रोज खुलता है लैपटॉप पर, दोस्त सब मिलते हैं मोबाइल पर। इसलिए घर पर रहकर अपना आज सुरक्षित करें और कल की सुरक्षा के लिए LIC पर भरोसा रखें। बस ऑनलाइन जाकर घर बैठे UPI, भीम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से LIC प्रीमियम का आसानी से भुगतान करें। LIC हर पल आपके साथ। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। कोविड-19 के बारे में मजीद मालूमात समेत सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए आयुष संजीवनी ऐप और कोविड-19 के लिए आयुष के मुतालात की शुरुआत की गई है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका आगाज किया और कहा कि इस तरह टेक्नोलॉजी के हिस्सेदारों के माबैन इत्तेहाद से आयुष के रिवायती इल्म को वसी तर आलमी आबादी में फैलाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 के सिलसिले में 2 आयुष पर मबनी मुतालात का आगाज किया गया है। कहा जा रहा है कि आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप से लोगों के दरमियान आयुष से मुतालिक सिफारिशात और इक़दामात की मकबूलियत समेत इसके इस्तेमाल के साथ ही कोविड-19 के खात्मे में इनके असरात से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इसे आयुष और MEITY ने तैयार किया है। इसकी पहुंच 50 लाख अफराद तक होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 इंतजामिया ने न सिर्फ आयुष से मुतालिक इक़दामात और हल तैयार करने के लिए सेहत और आयुष की वजारतों के अलावा CISR, ICMR और UGC को ताउन के लिए न सिर्फ एक खुद कफील प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, बल्कि इससे आलमी बिरादरी के वसीतर मफाद में आयुष से मुतालिक इल्म को फ़रोग़ देने में भी मदद मिलेगी।
और कोरोना वबा की वजह से फेस मास्क की मांग में इजाफे के दौरान आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जिसे 50 बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 लेयर वाला ये मास्क बैक्टीरिया को काफी हद तक रोक पाने की सलाहियत रखता है। कोरोना वबा की वजह से मुल्क में फेस मास्क की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिंगल यूज मास्क का इस्तेमाल लोगों के लिए महंगा साबित हो रहा है। आईआईटी दिल्ली वाक़े एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि इसे 50 बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली की साबिक तालिबा अनसुया राय और उनकी टीम ने एनसेफ नाम का ये एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल मास्क तैयार किया है। It is very easy to maintain it. After each usage, wash it with cold water and mild detergent and put it outside in direct air or sunlight to dry. After drying, put it in a hygienic place to store. 3 परत वाला एनसेफ मास्क पहनने में बेहद आरामदेह है। ये मास्क बैक्टीरिया को 99.2% तक रोकने में अहल है और ये इन्फेक्शन का खतरा काफी हद तक कम करता है। This is the mask. There is a wire in the nose region and there is an elastic band in the chin region. This too will ensure that I have a good fit with the face, which is a very important parameter while choosing mask. एनसेफ मास्क को तकरीबन 8 से 9 घंटे तक इस्तेमाल के बाद ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट के साथ हाथ से ही धोकर धूप में सुखाया जा सकता है। 2 मास्क वाले पैक की कीमत 299 रुपये जबकि 4 मास्क वाले पैक की कीमत 589 रुपये है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात कोविड-19 के दरमियान रमजान की। आज रमज़ान का 14वां रोज़ा है। रमज़ान के ये मुबारक रोज़े इबादत के लिहाज से अजर व सवाब के हामिल तो हैं ही, लेकिन रोज़े के अग़राज़ व मक़ासिद के एतबार से उलमा ने इसके मुरातिब भी मुक़र्रर किए हैं और बताया है कि रोज़े में किस हद तक ख़ुद पर काबू रखना चाहिए और ये किस कदर हसास मामला है। रमज़ान का रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं। हर इबादत की अपनी शान और लज्जत होती है, लेकिन रोज़े की शान सबसे अलग और बिल्कुल मुनफरिद है, क्योंकि हर इबादत ज़ाहिरी अमल पर मबनी है मगर रोज़ा मुकम्मल तौर पर बातिनी इबादत है। भला कोई अगर छुप कर पानी पी ले तो उसे अल्लाह के अलावा कौन देख सकता है। यही वजह है कि बुखारी की एक मशहूर हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। एक और मशहूर हदीस में ये बात कही गई है कि रोज़ा ढाल है, यानी गुनाहों से बचने का जरिया। बल्कि यहाँ तक बात कही गई कि रोज़े के दौरान अगर किसी से तनाज़ा हो जाए तो उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। इसके माने ये हुए कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने और शहवत तर्क कर देने का नाम नहीं। अगर कोई इंसान रोज़ा भी रखे और गलत काम भी करे, बुरी बातें भी करे, तो वो रोज़े का मकसद कतन पूरा नहीं करता। ऐसे रोज़ेदारों के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े के नाम पर सिर्फ भूख और प्यास मिलती है, और बहुत से रात को नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन्हें क़यामुल लैल के नाम पर सिर्फ रात का जागना ही मिलता है। रोज़े के तमाम फ़लसफ़े और तमाम गर्ज़ व गायत को पेश नज़र रखते हुए अहादीस की रोशनी में उलमा ने रोज़े के बाकायदा 3 मरातिब यानी 3 दर्जे मुक़र्रर किए हैं। पहला, आम लोगों का रोज़ा। ये उन लोगों का रोज़ा है जो रोज़े के दौरान सिर्फ खाने पीने और शहवत से इस्तिनाब करते हैं और बस, ये आम लोगों का रोज़ा है। दूसरा मर्तबा है सौमुल खुसूस यानी ख़ास लोगों का रोज़ा। ख़ास लोगों का रोज़ा वो है जिसमें लोग अपना खाना पीना तर्क करने के साथ साथ अपनी नज़र, ज़ुबान, हाथ पाँव, कान, आँख बल्कि तमाम अपने आसाब व जवारिह को उन हरकतों से रोकते हैं जिनसे वो गुनहगार हो सकते हैं, यानी इन सब की पूरी पूरी हिफाजत करते हैं। तीसरा और सबसे आला मर्तबा है अख्सुल खवास यानी तमाम ख़ास अफराद में भी खुसूसी लोगों का रोज़ा।
ये सबसे आला दर्जे का रोज़ा है। ये ऐसे अफराद का रोज़ा है जो खाना पीना और कान, आँख, ज़ुबान और तमाम आज़ा की हिफाजत के साथ साथ हमा वक्त अपने क़ल्ब की तरफ मुतवज्जह रहते हैं और उसके अंदर किसी गलत सोच, नज़रिया, इरादा और ऐसे तख़य्युलात को आने नहीं देते जिससे इंसान अल्लाह से दूर होता है। नीज़ वो अपने दिल से अल्लाह की मोहब्बत के अलावा हर मोहब्बत को धकेल कर निकाल देते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे खूबसूरत और सबसे आला दर्जे का रोज़ा रखते हैं, जिनके असरात उन पर अगले तरबियती वक्फे यानी अगले रमज़ान तक नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। राशिद शमसी, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, ये था रमज़ान का खूबसूरत पैगाम। इसके साथ साथ एक गुजारिश और भी की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, रोज़े अपने घरों में रहकर रखें और रमज़ान के दौरान की जाने वाली इबादत भी अपने घरों में ही रहकर करें। मज़ीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 38 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और कोरोना वबा की जद में आने से दुनिया भर में 2,68,000 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, बरतानिया, इटली, स्पेन और फ्रांस में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। उधर मैक्सिको के शुमाली सूबे नवाइवा में एक रिटायरमेंट होम में बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहाँ रहने वाले तकरीबन 50 लोगों में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। और कोरोना बहरान के इस दौर में सरकार की तरफ से हम सभी को एक बॉडीगार्ड दिया गया है, जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो आइए जानते हैं कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है और ये भी कि क्या आरोग्य सेतु ऐप के सबब आपकी प्राइवेसी पर भी कोई असर पड़ रहा है। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छे नागरिक की तरह घर पर हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी। मुझे कुछ डाउट्स हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या जानकारी देने की जरूरत है? जब आप एप्लीकेशन पे रजिस्टर करते हो तो आपका मोबाइल नंबर और नाम, उम्र, लिंग, व्यवसाय और आपने पिछले 30 दिनों में कहाँ यात्रा की है आदि की जानकारी मांगी जाती है। यह ऐप आपसे ब्लूटूथ और GPS लोकेशन ऑन रखने का भी निवेदन करता है। यह इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है? आपके द्वारा दी गई जानकारी एनक्रिप्ट करके सुरक्षित तरीके से सर्वर पे स्टोर कर दी जाती है। फिर मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, ये सब जानकारी भी क्या सर्वर पे स्टोर होती है? नहीं, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति जिन्होंने यह ऐप इंस्टॉल किया है उनके संपर्क में आते हैं तो यह ऐप यही जानकारी आपके मोबाइल में ही स्टोर कर लेता है, एनक्रिप्ट करके। ओके, तो यह जानकारी मोबाइल के बाहर नहीं जाती? नहीं, यह जानकारी तभी सर्वर पे भेजी जाती है और उपयोग की जाती है अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। समझा। अगर मैं कोविड पॉजिटिव हो गया तो इस डेटा से सरकार उन सबको जो जाने अनजाने मेरे संपर्क में आए थे उनको सतर्क कर देगी, जिससे वो अपनी जांच करा सके। बिल्कुल सही। अगर सब ठीक है तो सरकार भी डेटा नहीं उपयोग करेगी। आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेट और सिक्योर ही रहेगी। क्या मेरी जानकारी हमेशा के लिए स्टोर रहती है? नहीं, आपके मोबाइल से जानकारी 30 दिनों में डिलीट कर दी जाती है और सर्वर से 45 दिनों में। सिर्फ उनकी जो कोविड-19 पॉजिटिव हों, उनकी जानकारी सर्वर से 60 दिनों में डिलीट की जाती है। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ मेरी निजी जानकारी भी सुरक्षित है और मैं सेफ भी रहूंगा। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आरोग्य सेतु ऐप ही सही तरीका है कोरोना को हराने का। तो नाज़रीन, अगर आप भी एक जिम्मेदार शहरी हैं तो सरकार की मदद करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ करें और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। इसी के साथ ही यहाँ खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है, लेकिन दोपहर 3:15 पर हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।